नमस्कार, कैपिटल टीवी के शो राहुल का अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कर्नाटक में होने वाले चुनाव में अपने बेस्ट प्रदर्शन के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और कांग्रेस पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर अपनी राजनीति चमकाने में लगी है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। हाल ही में कर्नाटक के चुनावी दौरे के दौरान कांग्रेस ने पहले पीएम मोदी पर जहरीला सांप वाली टिप्पणी की थी, जिसके पलटवार में पीएम मोदी की ओर से जो बयान दिया गया उसे अब प्रियंका ने मुद्दा बनाया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि मोदी जी को मेरे भाई से सीखना चाहिए। मेरा भाई कहता है कि मैं देश के लिए गाली क्या गोली भी खाने को तैयार हूं। पीएम लिस्ट बनवाते हैं कि उन्हें 91 बार गालियां दी गई। इन लोगों ने मेरे परिवार को जितनी गालियां दी, इनकी लिस्ट बनवाएं तो पूरी किताब छपवानी पड़ेगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, प्रियंका गांधी के इस बयान के क्या कुछ मायने हैं? क्यों उन्होंने राहुल गांधी की तुलना राजीव गांधी, इंदिरा गांधी से की है? देखिए, ये कांग्रेस की वैसी नीति है जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब विनाश छाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। प्रियंका गांधी ने जो बातें कही है ये कांग्रेस के अंदर के उस फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, जिसमें अब ये लग रहा है कि कांग्रेस और गांधी परिवार के सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने ये मान लिया है कि अब कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वाली है जब तक कि एक शहादत न दी जाए। प्रियंका गांधी आखिरकार राहुल गांधी के बारे में जो ये बोली हैं कि राहुल गांधी गोली खाने के लिए तैयार हैं, और जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी की जो हत्या हुई वो देश के लिए बलिदान था। अगर इंदिरा गांधी देश के लिए बलिदान दी थी तो कांग्रेस को फायदा हुआ या देश को फायदा हुआ? अगर इंदिरा गांधी की मौत की बात की जाए, जो उनकी हत्या जब हुई थी, तो उससे पहले क्या इंदिरा गांधी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चला रही थी? क्या भिंडरावाले को बढ़ाने में इंदिरा गांधी की एक बड़ी भूमिका नहीं थी कि पंजाब में कांग्रेस को बेहतर करने के लिए अकाली दल के साथ जो संघर्ष चल रहा था, अकाली दल को दबाने के लिए एक ऐसे सिख लीडर की तलाश की जा रही थी जो अकाली दल से ज्यादा आक्रामक हो, सिखों के मुद्दे पर इतना आक्रामक हो कि अकाली दल पिछड़ जाए और फिर उसका कांग्रेस इस्तेमाल करेगी। इसी का परिणाम हुआ कि भिंडरावाला पैदा हुआ, और जब वो भस्मासुर बन गया तो फिर इंदिरा गांधी को लगने लगा कि पंजाब सिर्फ जीतने से देश नहीं जीता जा सकता है, और फिर जो इंदिरा गांधी ने किया उसी का परिणाम हुआ कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई। यानी कि कांग्रेस के लिए बलिदान की बात करें तो अलग बात है, लेकिन देश के लिए बलिदान की बात करें तो वो बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बात होती। ठीक उसी तरह राजीव गांधी की बात देखें। राजीव गांधी जो सत्ता में आए वो इंदिरा गांधी की मौत की सहानुभूति से था, यानी इंदिरा गांधी की मौत हुई, सहानुभूति की लहर पूरे देश में चली और राजीव गांधी प्रचंड बहुमत से सरकार बना के सामने आए, उनके उत्तराधिकारी बने। फिर राजीव गांधी की सत्ता चली गई क्योंकि उनमें राजनीतिक काबिलियत वैसी नहीं थी कि वो लगातार इस सहानुभूति और अपने कामों के बदौलत सत्ता में बने रहे। लेकिन फिर क्या हुआ? राजीव गांधी की हत्या होती है, और उसके पीछे का कारण भी कांग्रेस के अपनी भस्मासुर वाली नीति थी, जो शांति सेना भेजना श्रीलंका में और पहले प्रभाकरण को बढ़ावा देना। ये सारी जो कांग्रेस की पॉलिसी थी अपने लिए थी, तमिलनाडु की राजनीति के लिए थी, दक्षिण भारत की राजनीति के लिए। जिस तरीके से तमिलों को श्रीलंका में यानी कि उग्रवाद के स्तर तक, सेपरेटिज्म के स्तर तक आपने सहायता दिया और फिर बाद में उसी को कुचलने के लिए भारतीय सेना भेजी, उसका परिणाम हुआ। चलिए, कांग्रेस के इस एजेंडे में कांग्रेस को फायदा हुआ और राजीव गांधी की हत्या के बाद फिर से कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन अब स्थिति क्या है और इनका प्लान क्या है? जिस तरीके की बात की जा रही है कि राहुल गांधी गोली खाने के लिए तैयार है, तो क्या प्रियंका गांधी चाहती हैं कि अब कांग्रेस के अंदर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके? इन लोगों ने सारे मुद्दे, सारे हथकंडे 2014 और 2019 में अपना लिए। तो क्या
अब ये लगने लगा है कांग्रेस के अंदर कि जब तक एक शहादत नहीं होगी, जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद हुई थी, वह उसके अलावा कोई और चांसेस नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि भारत के अंदर सहानुभूति पैदा की जाए गांधी परिवार के लिए और उस सहानुभूति की लहर पर सवार होकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके, भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। और ये प्लान जो है, इसमें सबसे ज्यादा अगर राहुल गांधी के ऊपर हमला होता है, उनकी हत्या होती है, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, वो सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए जो भी बात करें, लेकिन अगर उनके ऊपर अटेम्प्ट होता है, जानलेवा हमला होता है, तो उसका फायदा किसे मिलेगा? कांग्रेस को मिलेगा फायदा। और कांग्रेस में अब गांधी परिवार में प्रियंका गांधी हैं, तो ये तो सामान्य इन्वेस्टिगेशन की थ्योरी है कि पुलिस सबसे पहले यह देखती है कि अगर किसी भी केस में जिसके ऊपर हमला हुआ, मर्डर हुआ, उससे सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा। जी। और राजीव जी, एक बात यहाँ ये है कि ये लोग एक तरफ तो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज देखा गया कि राहुल गांधी किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अजान के वक्त उन्होंने अपना जो भाषण था वो रोक दिया था। देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और राहुल गांधी इस बीच इतने कंफ्यूज्ड हैं कि हर जगह पर उनको लगता है कि वहां के आधार पर हम धार्मिक तुष्टीकरण भी करें, फिर जातीय तुष्टीकरण भी करें और अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि कांग्रेस में इन सब की स्थिति समान दिखाई जा रही है। लेकिन अगर राहुल गांधी अजान के समय अपना भाषण रोक रहे हैं, तो क्या दिन भर मंदिरों में प्रार्थना हो, सुबह शाम दोपहर हो, या कहीं भी कीर्तन हो, कहीं भी जैसे धार्मिक आयोजन हो, या चर्च में घंटा बज जाए, तो उस समय राहुल गांधी अपना भाषण रोक देंगे? ये कर्नाटक में इस समय जो चल रहा है, उसमें सबसे पहले क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्लिमों के रिजर्वेशन के ऊपर हथौड़ा चला दिया। यानी कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ये संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन फिर भी वहां पर कोटा दिया गया था मुस्लिमों को, उसके खत्म करके अब जो कोटा है रिजर्वेशन का, वो हिंदुओं के बीच बांटा जो गया, वो अलग अलग जातियों के लिए भी कुछ निर्धारित किया गया, SC ST की संख्या बढ़ाई गई। अब ऐसे में इनको लग रहा है कि मुस्लिम कार्ड खेलना है तो जरूरी है कि पहले रिजर्वेशन की बात करो, उसके बाद मुसलमानों के कुछ धार्मिक जो प्रयोग है उसमें पार्टिसिपेट करो, मस्जिदों में जाओ, उनकी बातें करो, और अंतिम समय में जो अजान पर विवाद चलता है, उस अजान में अपने आप को दिखाओ कि हम तो मुसलमानों के इन धार्मिक आयोजनों के समर्थक हैं और हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके लिए ही काम करेंगे, दूसरे के लिए नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस कर्नाटक में ये क्यों नहीं बता रही कि वो जनता के लिए क्या कुछ करेगी? कांग्रेस बार बार पीएम मोदी पर निशाना साध रही है, उनके जो बयानबाजी है उसको वो मुद्दा बनाने में लगी है, वो ये क्यों नहीं बता रहे कि वो जनता के लिए वहां क्या करने वाले हैं? देखिए, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है सरकार के लिए, शासन के लिए, आगे के लिए। अब इन्होंने 2-3 तरीके से उधार में एजेंडा लिया। एक जो उधार का है वो अरविंद केजरीवाल से लिया गया है, यानी कि मुफ्त की चीजें हर जगह ये रेबड़ी कल्चर को बढ़ावा देने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अपना ओरिजिनल इनके पास कोई थॉट ही नहीं है। कांग्रेस को ये लगता ही नहीं है कि उनके पास भी ऐसा मौका होना चाहिए जिसमें वो लोगों के लिए क्या कर सके ये बता सके। तो ये अरविंद केजरीवाल से उधार लेकर इन्होंने वहां पर महिलाओं को इतना पैसा देंगे, बेरोजगारों को 2000 रुपया देंगे, और अगर हमारी सरकार बनी तो घर घर में बिजली जो है 300 यूनिट फ्री कर देंगे। ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और केजरीवाल के इस स्टाइल को चुरा कर उन्होंने वहां इंप्लीमेंट किया। दूसरी तरफ कांग्रेस का दूसरा जो एजेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी से चुरा के लिया गया है, यानी कि वहां लॉ एंड ऑर्डर करप्शन की बात करें, जिस पार्टी के अंदर सारे के सारे करप्ट नेता हैं, जिस पार्टी का जो कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार है, वो करप्शन के जाल में फंसा हुआ है, 1 महीना जेल में रह के आया है और अभी भी 300 करोड़ का जो इनकम टैक्स का पेमेंट उसके पास बाकी है। 1200 करोड़ की संपत्ति की जांच चल रही है, कई मामलों में भ्रष्टाचार के अभी ED और CBI के रडार पर है। वो भ्रष्टाचार की बात करता है, जिसके कर्नाटक के ज्यादातर नेता बेल पे बाहर हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता जिसकी लिस्ट इतनी लंबी है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यहां तक कि P चिदम्बरम, ये सारे के सारे
बेल पर ही बाहर चल रहे हैं, वो करप्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि करप्शन का मुद्दा पहले भारतीय जनता पार्टी उठा पाती थी। और इसीलिए ये लोग कर क्या रहे हैं कि सबसे बड़े नेता को, जो वहां पर लोगों की पसंद हो सकते हैं, उनको टारगेट करो। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं और फिर वही इनके गले की फांस भी बन जाती है। तो अब जो बयान प्रियंका गांधी ने दिया है, उससे किस तरह कर्नाटक चुनाव की तस्वीर बदल सकती है? देखिए, तस्वीर बदल चुकी है। प्रियंका गांधी ने जो कहा, वहां के लोगों ने समझ लिया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से प्रियंका गांधी अब बदला ले रही है। क्योंकि राहुल गांधी राजनीति में आए, प्रियंका गांधी को दरकिनार कर दिया गया तब तक जब तक कि राहुल गांधी पूरी तरीके से कांग्रेस के अंदर स्थापित नहीं हो गए। जब राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया तो प्रियंका गांधी को बैकडोर से राजनीति में लाया गया और राहुल गांधी के नेतृत्व में इनको सीमित दायित्व दिया गया ताकि इनका चेहरा भी रखा जाए और पूरे गांधी परिवार मिलकर भाजपा को चुनौती दे सके। वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी जब राहुल गांधी वो 2019 का चुनाव भी हार गए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी बैरियर लगा दिया कि गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं होगा। तो कौन था? राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी अभी बुजुर्ग हो चुकी हैं, जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं है, काफी नहीं है उनके लिए, तो प्रियंका गांधी को उन्होंने रोक दिया। अब ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं, स्टेट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं, तो राहुल गांधी से बदला ले रही हैं कि राहुल गांधी को किसी तरीके से फिनिश करो, चाहे कानूनी लड़ाई में पिछड़ा कर, जेल भेजकर या फिर किसी दूसरे तरीके से, ताकि अब वो जो विरासत है गांधी परिवार की, उस पर वो कब्जा कर सके। जी बिल्कुल। कर्नाटक में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और राजनीति से पूरी तरह पिछड़ चुकी कांग्रेस अब कमबैक के लिए कई रणनीतियां बना रही है, जिसमें लगातार पीएम मोदी पर निशाने साधे जा रहे हैं। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी जी को जहरीला सांप बताते हैं और कभी राहुल गांधी पीएम के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। और अब प्रियंका गांधी ने तो पीएम के ही पलटवार को मुद्दा बनाते हुए अपनी भाई की तारीफों में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वो जनता को लुभा पाए और उनका वोट हासिल कर पाए। ऐसे में बीजेपी भी कर्नाटक में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए सब कुछ कर रही है, मगर अब देखना यह है कि जिन हथकंडों से कांग्रेस कर्नाटक में अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है, उसका कितना फायदा उसे चुनाव में होता है। इस विषय पर चर्चा का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल का अग्निपथ पे मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।